आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 लेक्चर में हम आपको रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के बारे में समझा चुके हैं। आज जो 3rd लेक्चर है आपका, इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड वेपर कंप्रेशन साइकिल। देखिए, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है जो हम घर में फ्रीज यूज करते हैं, जिसे शॉर्ट में फ्रीज कहते हैं। आज हम उसकी बात करेंगे कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या फ्रीज जो है वो किस तरह काम करता है, ठीक है नहीं, किस किस तरह से हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग होती है, वो सब मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। और ये वेपर कंप्रेशन साइकिल, आपका जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है वो जिस प्रिंसिपल पर, जिस साइकिल पर काम करता है वो है वेपर कंप्रेशन साइकिल, ठीक है ना। उसके बारे में भी हम आपको अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक लेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको वेपर कंप्रेशन साइकिल को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है क्या। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आपका है क्या, देखिए। ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर सर्व टू प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट, फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, फिश, मिल्क, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक एटसेट्रा। यानी जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है आपका वो क्या करता है, वो करता है प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट। जो आपके फूड प्रोडक्ट हैं उन्हें प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व का मतलब होता है उन्हें लंबे समय तक सही रखता है, लंबे समय तक ताज़ा रखता है। क्लियर है ना। जैसे कि फ्रूट हो गए आपके, वेजिटेबल्स हो गई, मीट हो गया, फिश हो गया, मिल्क, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक एटसेट्रा। आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रिज के अंदर क्या क्या रखते हैं। पानी रखते हैं ठंडा करने के लिए, सब्जी बच गई वो रख देते हैं, दाल रख देते हैं, बचा हुआ खाना जो बचता है वो रख देते हैं, अगले दिन से यूज कर लेते हैं। तो वो क्या करता है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, आपके जो फूड प्रोडक्ट हैं उन्हें प्रिजर्व कर रहा है। क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हमारा जो आपके फूड प्रोडक्ट होते हैं उन्हें प्रिजर्व करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये नहीं है कि फूड प्रोडक्ट को ही प्रिजर्व करेगा। फार्मेसी में है बहुत सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो हमें कम टेम्परेचर पर ही रखने होते हैं, तो वो भी जो है रेफ्रिजरेटर में ही रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक की बात की हमने कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, तो डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। वो रेफ्रिजरेटर जो हम घरेलू मतलब घर में यूज करते हैं, ठीक है नहीं। तो घर में हम दवाई वगैरह तो रखते नहीं ज़्यादातर, ठीक है। तो हम क्या रखते हैं, ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट ही रखते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं, द सिस्टम absorb heat from these product and reject heat to the surrounding by taking power of a compressor। आपको जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है वो सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो आपने सामान रख दिया, अब आपने जो सामान रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा है उसका टेम्परेचर कितना रहता है, रूम टेम्परेचर के इक्वल रहता है। जब हम सामान को, वेजिटेबल्स को या फूड प्रोडक्ट्स को रख रहे हैं तब उसका टेम्परेचर लगभग, जैसे रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री या 30 डिग्री है, उसी के इक्वल रहता है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद आपने जो प्रोडक्ट रखा था जिसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर था, लगभग 30-35 डिग्री था, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे घटता रहता है। 25 डिग्री, 20 डिग्री, जितना भी आप डेट देखेंगे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये होता कैसे है, ये क्या करता है रेफ्रिजरेटर आपका कि आपने जो प्रोडक्ट रखा है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, उसके अंदर जो हीट है उसे एब्जॉर्ब करेगा और उस हीट को सराउंडिंग में क्या करेगा, सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देगा, छोड़ देगा। आपने अगर कभी देखा होगा जो आपके फ्रिज का बैक साइड वाला हिस्सा होता है, आप कभी उसके पीछे देखेगा तो उसके पीछे आपको लगेगा कि वो गर्म है, मतलब रूम टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जो बैक साइड होती है आपकी फ्रिज की, ठीक है नहीं। तो वो क्या है, वो वाला एरिया है जहाँ पर वो अंदर की हीट को बाहर रिजेक्ट कर रहा है, सराउंडिंग में ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर है। कैसे रिजेक्ट करता है वो भी मैं आपको सब समझाऊंगा। अब देखिए, द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। आपका जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है वो किस साइकिल पर काम करता है, वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करता है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है ये मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। अभी तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करता है। हम जो घर में एसी यूज करते हैं वो भी सेम इसी साइकिल पर काम करती है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर। तो दोनों में जो साइकिल होगी वो सेम यूज होगी, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। और भी बहुत सारी साइकिल यूज होती हैं, लेकिन जो
ट्रेंड में है जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो यही है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। एंड कंसिस्ट द 4 फॉलोइंग पार्ट्स, और जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है या आपका रेफ्रिजरेटर है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं मेन। फर्स्ट है आपका देखिए कंप्रेसर, सेकंड आता है कंडेंसर, थर्ड आता है इवेपोरेटर, और फोर्थ आता है, देखिए ये आपका गलत हो गया यहाँ पर, इसे आप कर लीजिएगा कंडेंसर। क्या होता है जी, कंडेंसर होता है, ये चेंज कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो आपके 4 टाइप हो गए आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के, कंप्रेसर, कंडेंसर, ये कंडेंसर तो ऊपर आ गया, ये एक्सपेंशन वाल्व आएगी आपके यहाँ, क्या आएगी, एक्सपेंशन वाल्व। कंडेंसर तो सेकंड नंबर पे आ गया आपका, फोर्थ नंबर पे आएगी एक्सपेंशन वाल्व। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा आप थोड़ा सा, एक कंप्रेसर हो गया आपका, एक कंडेंसर हो गया, एक इवेपोरेटर हो गया, और एक हो गई एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। तो 4 तरह के आपके जो पार्ट्स होंगे वो यूज होंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। इन्हीं 4 पार्ट्स की हेल्प से आप जो आपका जो फ्रिज का कैबिनेट पोर्शन है, अंदर का जो पोर्शन है, आप उसे ठंडा कर पाते हैं। किस पार्ट्स का क्या काम है वो मैं आपको भी बताऊंगा। देखिए, दीज कंपोनेंट्स आर सिस्टमेटिकली अरेंज एंड माउंटेड ऑन द रेफ्रिजरेटर। ये जो पार्ट्स हैं आपके, ये सिस्टमेटिकली अरेंज होंगे और माउंटेड ऑन द रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर के ऊपर लगे हुए होंगे, ठीक है। तो मतलब इनका एक क्रम होता है, ऐसे नहीं कि आपने कहीं भी कोई सा भी पार्ट लगा दिया। इनका एक क्रम रहेगा कि भाई पहले कंप्रेसर लगेगा, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर लगेगा, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व लगेगी, फिर इवेपोरेटर लगेगा। क्लियर नहीं? तो एक क्लोज साइकिल बनती है जिसमें जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है वो फ्लो करता रहता है, ठीक है। पहले कंप्रेसर, फिर आपका क्या कंडेंसर, फिर एक्सपेंशन वाल्व, फिर इवेपोरेटर। क्लियर है? तो 4 कंपोनेंट होंगे, एक एक कंपोनेंट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखिए डायग्राम, कि आपका रेफ्रिजरेटर कैसे होता है और किस रेफ्रिजरेटर में कौन सा कंपोनेंट क्या कहलाता है। देखिए, ये आपका रेफ्रिजरेटर है, ये जो आपको पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर, ये सारा ये पीछे का हिस्सा है, बैक साइड का, ठीक है नहीं। और ये जो आपको ये वाली चीज़ जो नज़र आ रही है, ये जिसे इवेपोरेटर कोइल कहते हैं, ये वो वाला पोर्शन है जो रेफ्रिजरेटर जहाँ पर बर्फ जमती है, ये उसके अंदर का पोर्शन है। बाहर से आपको नजर आ रहा है लेकिन ये दिखा अंदर के पोर्शन को रहा है। क्लियर नहीं भाई? ये जो पीछे वाली जो आप ट्यूब देख रहे हैं, ये तो आपको पीछे से नजर आ सकती है, लेकिन आप फ्रीज के ऊपर से ये आपको नजर नहीं आएगी। ये वाली चीज, ये जो आपको नजर आएगी, ये आपको आएगी फ्रीज के अंदर से, जिस पोर्शन में बर्फ जमता है, जिसे फ्रीजर कहते हैं, उसके अंदर, ठीक है नहीं। तो देखिए, एक ये नीचे आप देख रहे होंगे, ये तो आपका कंप्रेसर है, ये काला सा बॉक्स आपने रखा हुआ देखा होगा फ्रिज के अंदर, इसे कहते हैं कंप्रेसर, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पर जाली सी, जो जालीदार ये इस तरह से वर्टिकली शेप की जो नज़र आ रही है, और ये जो आपकी जो स्पेरिकल शेप में इस तरह से जो है सर, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपका कंडेंसर कहलाता है, ठीक है नहीं, जहाँ से हीट रिजेक्ट होती है सराउंडिंग में। और ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है सबसे बिल्कुल टॉप व्यू पर, जो फ्रीज के अंदर पाया जाता है, जो फ्रीजर के अंदर होता है, इसे कहते हैं इवेपोरेटर कोइल। इवेपोरेटर कोइल होगी, और इवेपोरेटर कोइल और कंडेंसर के बीच में यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये इस तरह की जो शेप होगी, इस तरह की, ये होगी कैपिलरी ट्यूब। ये क्या होगी? ये आपकी कैपिलरी ट्यूब होगी। तो कुल मिला के 4 पार्ट्स होंगे जो मैंने आपको बताया। देखिए, सबसे पहले ये कंप्रेसर आ गया आपका, कंप्रेसर से यहाँ से क्या जुड़ गया? ये आपका जुड़ गया यहाँ पर कंडेंसर। कंडेंसर के बाद फिर क्या आया? ये आया कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब को एक्सपेंशन वाल्व भी कहते हैं। और फिर उसके बाद क्या जुड़ता है? उसके बाद जुड़ता है जी इवेपोरेटर, ठीक है। कैसे कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैंने इमेज के सहारे आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप समझ जाएं कि जो आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है उसका कौन सा पार्ट्स क्या कहलाता है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए ये कंप्रेसर है आपका, ठीक है ना, इस तरह का आप देख सकते हैं फ्रिज में भी अपने। अगर आपने नहीं भी देखा तो फ्रिज सबके घर में होगा लगभग। आप देख सकते हैं कि इस तरह का बैक साइड में एक ब्लैक कलर का बॉक्स रखा होगा जिसे कंप्रेसर कहते हैं। ये नीचे वाला जो है, देखिए इस तरह की ट्यूब नजर आएगी आपको, कॉपर ट्यूब नजर आएगी इस तरह की, इसे कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। इसे क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। रही बात आपकी कंडेंसर की, देखिए ये देखिए आप फ्रिज का बैक साइड का जो पोर्शन होता है इस तरह का होता है, तो ये आपका कंप्रेसर है। ये क्या है आपका? कंडेंसर, सॉरी, ये क्या है आपका? ये कंडेंसर है, ये जो आपको नजर आ रहा है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह का रहता है। देखिए, ये मैंने फिगर से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको जनरली समझ में आ जाए कि कौन सा पार्ट्स होता क्या है। वर्किंग क्या होती है वो तो मैं आपको सब कुछ बता ही दूंगा। पहले आपको अपने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर ये पता होना चाहिए कि किस पार्ट्स को कहते क्या है। तो ये आपका हो गया कंडेंसर, ठीक है ना। अब बात आती है देखिए इवेपोरेटर की। 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि भाई आपका जो है कंडेंसर कैसे होता है, आपका कंप्रेसर कैसा होगा,
या कैपिलरी ट्यूब कैसी होगी। देखिए ये जो वाला पोर्शन है ये कहलाता है आपका इवेपोरेटर, ठीक है। ये आपका जो है इवेपोरेटर होता है, इसमें जिसमें बर्फ जमाते हैं, ये वाला बॉक्स है, ठीक है नहीं। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर ये देख रहे होंगे जो लाइनिंग इस तरह को आपको नजर आ रही है ये वाली, इसके अंदर से कॉपर की ट्यूब फ्लो होती है। क्या होती है ये आपको देखिए यहाँ पर नजर आ रही होगी, इसके अंदर इस तरह से कॉपर की ट्यूब सेट होती है, ठीक है। तो इस कॉपर की ट्यूब में ठंडा रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो करता रहता है, ठीक है नहीं, जिसका टेम्परेचर लगभग जो है माइनस में रहता है, 0 डिग्री से भी कम रहता है। इसके अंदर जो है आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है और यही रेफ्रिजरेंट आपके जो कैबिनेट के अंदर प्रोडक्ट रखे हैं उनकी हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, इवेपोरेटर कहलाएगा। देखिए ये आप बैक साइड का फ्रिज में अगर आप देखेंगे सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे बैक साइड में इस तरह से होता है, ये कंप्रेसर है आपका, ये एक्सपेंशन वाल्व नीचे भी लगी हुई हो सकती है, ऊपर भी लगी हुई हो सकती है, और ये कंडेंसर है आपका जो ऊपर नजर आ रहा है। थोड़ा सा मैंने नीचे का पोर्शन काट के ये लगाया है ताकि आप थोड़ा सा समझ लें कि कौन सा पार्ट्स होता क्या है। तो इमेज से आपने थोड़ा बहुत समझा होगा कि किस पार्ट्स को क्या कहते हैं। अब कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, अब उसकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए आपका इवेपोरेटर, कि आपका इवेपोरेटर क्या होता है। देखिए इवेपोरेटर क्या होगा, इवेपोरेटर वो वाला पोर्शन है जो फ्रीजर के अंदर जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स के चारों ओर बारीक सी एक कॉपर की ट्यूब होती है जो उस बॉक्स के चारों ओर अंदर की ओर सेट रहती है। आपको नजर नहीं आएगी उसमें, लेकिन उस बॉक्स के चारों ओर वो लिपटी रहती है इंटरनली, ठीक है ना। जो आपका मेन पोर्शन है रेफ्रिजरेटर के अंदर वही है इवेपोरेटर, जो वो कॉपर ट्यूब चारों ओर लग रही है, ठीक है नहीं, और कुछ नहीं है, और तो खाली डब्बा है उसके अंदर। तो देखिए द इवेपोरेटर इज लोकेटेड इन द फ्रीजर बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ कोयल। आपका जो इवेपोरेटर होगा वो क्या होगा, वो फ्रीजर बॉक्स के अंदर होगा, किसकी फॉर्म में, कोयल की फॉर्म में होगा, ठीक है नहीं। तो द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज इवेपोरेटेड इन द इवेपोरेटर बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इन द कैबिनेट। आपके जब रेफ्रिजरेटर का जो कैबिनेट है, जिस कैबिनेट में आप सामान रखते हैं, सब्जी रखते हैं, फल रखते हैं, उसमें जो इवेपोरेटर जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जिस पोर्शन में बर्फ जम रही है, उस पोर्शन के चारों ओर कोयल की फॉर्म में कॉपर की ट्यूब जो है वो लिपटी रहती हैं, जिसे इवेपोरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवेपोरेटर कहते हैं। अब इवेपोरेटर को मतलब क्या होता है, इवेपोरेटर का मतलब होता है, देखिए जो आपकी जो ट्यूब है, उस ट्यूब में आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड फॉर्म में आता है। जब वो फ्रिज कैबिनेट के अंदर एंटर करता है तो वो लिक्विड फॉर्म में एंटर करता है, ठीक है ना। लेकिन जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपको पता है जब भी कोई लिक्विड या कोई भी गैस आपकी क्या करती है, किसी भी हीट को एब्जॉर्ब करती है, हीट को रिजेक्ट करती है, किसके इक्वल, अपनी लेटेंट हीट के इक्वल, तो उसकी फेज चेंज हो जाती है। तो रेफ्रिजरेंट जो होगा आपका, जब फ्रिज के अंदर लिक्विड फॉर्म में एंटर करेगा, तब वो क्या करेगा, वो उसके अंदर जो पोर्शन है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो आपका जो लिक्विड फॉर्म का रेफ्रिजरेंट था वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में। तो आपका जो रेफ्रिजरेंट जब फ्रिज से बाहर आएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, वो आपका वेपर फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है नहीं। तो ये इवेपोरेटर का काम होता है। तो द इवेपोरेटर कंसिस्ट ऑफ कॉपर मेटल पुट ऑन सराउंडिंग द फ्रीजिंग एंड कूलिंग कंपार्टमेंट। जो आपका कूलिंग कंपार्टमेंट है, जिस बॉक्स में आप बर्फ जमाने के लिए रखते हैं, उस कूलिंग कंपार्टमेंट के चारों ओर पर कॉपर की मेटल की कोयल चढ़ी रहती है, ठीक है नहीं। तो द इवेपोरेटर इज ऑल्सो नोन एज कूलर, फ्रीजर और चिलर। जो इवेपोरेटर है उसे हम फ्रीजर भी कहते हैं, कूलर भी कहते हैं, चिलर भी कहते हैं। मेनली फ्रीजर ही कहते हैं, जो आपको पता होगा कि भाई फ्रीजर में से बर्फ निकाल लाओ, ये चीज़ फ्रीजर में रख दो, तो फ्रीजर ऊपर वाले पोर्शन को हम फ्रीजर कहते हैं, जिस पोर्शन में इवेपोरेटर की कोयल चारों ओर लिपटी रहती है, ठीक है। इट इज इंस्टॉल्ड बिटवीन एक्सपेंशन वाल्व एंड कंप्रेशन। ये जो है ये एक्सपेंशन वाल्व और कंप्रेशन के बीच में जुड़ी हुई होती है। एक्सपेंशन वाल्व से रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में आता है, और जब वो वेपर फॉर्म में बन जाता है और फ्रिज से बाहर निकलता है तो वो कंप्रेसर में जाता है, ठीक है नहीं। आएगा एक्सपेंशन वाल्व से फ्रिज के अंदर, और बाहर जाने के बाद वो जाएगा कंप्रेसर में, ठीक है नहीं। यानी इनलेट एक्सपेंशन वाल्व से होगा, और आउटलेट जो है रेफ्रिजरेटर का वो कंप्रेसर में होगा जाके। क्लियर है। तो ये था आपका देखिए इवेपोरेटर। अब आती है कंप्रेसर की बात। अब आपका जो रेफ्रिजरेंट है जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद, अब मेरा क्या काम है, मेरा काम है कि उस वेपर फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना।
क्योंकि जब वो फ्रीज के अंदर जाएगा तो उस फ्रीज के अंदर में जब वो जाता है तो हम उसे लिक्विड की फॉर्म में ही पहुंचाते हैं, ठीक है नहीं। अब लिक्विड फॉर्म में पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, अब उसकी फेज को दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, उसकी फॉर्म को दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम कंप्रेसर से एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, ठीक है नहीं। देखिए कंप्रेसर क्या करता है, द कंप्रेशन इज द हार्ट ऑफ योर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कंप्रेशन जो है, जो कंप्रेसर है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट है, यानी कंप्रेसर सबसे मेन पार्ट है रेफ्रिजरेशन का। आपने भी देखा होगा जब घर में फ्रीज वगैरह होता है, कंप्रेसर अगर खराब हो जाता है तो फिर कहते हैं अब तो फ्रीज ही बदल लो, अब तो कंप्रेसर खराब हो गया। यानी सबसे महंगा पार्ट भी कंप्रेसर रहता है फ्रिज के अंदर और सबसे मेन पार्ट भी वही है, ठीक है नहीं। अब द कंप्रेसर इज लोकेटेड एट द बेस एट द रियर एंड, इट कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट वेपर एट हाई प्रेशर। कंप्रेसर क्या करता है, देखिए कंप्रेसर या तो आपके बिल्कुल बेस में रखा हुआ होगा नीचे की साइड फ्रिज में, और बैक साइड में रखा हुआ होगा। आपने भी देखा होगा कि कंप्रेसर फ्रीज के बैक साइड में सबसे नीचे रखा रहता है। इट कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट वेपर एट हाई प्रेशर। इसका मतलब ये होता है, देखिए जब आपकी जो रेफ्रिजरेंट की वेपर है वो फ्रीज के बाहर आती है हीट एब्जॉर्ब करके, तब उनका प्रेशर लो रहता है। जब फ्रीज के बाहर आती है तब उनका प्रेशर लो रहता है। तो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर उसे कंप्रेस करके उसके प्रेशर को हाई कर देता है। यानी कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट जो वेपर फॉर्म में है उसके लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है, ठीक है नहीं। तो कंप्रेसर का कोई काम पूछ ले आपसे, कंप्रेसर क्या करता है कि कंप्रेसर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में लो प्रेशर आपका जो रेफ्रिजरेंट वेपर होगा उन्हें हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट करेगा। रहेगी वेपर ही, कंप्रेसर से जब वो आपकी बाहर निकलेंगी तब भी वेपर रहेगी, लेकिन प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो देखिए ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो हम कंप्रेसर यूज करते हैं डोमेस्टिक में, वो रेसिप्रोकेटिंग यूज करते हैं। कई सारे टाइप होते हैं कंप्रेसर के भी। तो ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज यूज्ड फॉर लो कैपेसिटी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। जो आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है वो लो कैपेसिटी होता है, जो हम घर में यूज करते हैं 200 लीटर का रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, लगभग 220 का, 180 का, उन सब की जो कैपेसिटी रहती है वो लगभग 0.1 टन या 0.15 टन के लगभग रहती है, ठीक है नहीं। यानी एक जो एसी होता है, एक एसी आपका लगभग 10 डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बराबर होता है कैपेसिटी के मामले में, ठीक है ना। क्योंकि हमें एसी से तो देखिए पूरा कमरा ठंडा करना पड़ता है, कितना बड़ा कमरा होता है। और फ्रिज में क्या है, फ्रिज में कैबिनेट रहता है, ठीक है, वो छोटा सा कैबिनेट, छोटा सा डब्बा है, उसे ही हमें ठंडा रखना होता है, ठीक है नहीं। तो उसकी कैपेसिटी कम से भी काम चल जाता है। तो देखिए रेफ्रिजरेंट एंटर द कंप्रेसर एट लो प्रेशर लो टेम्परेचर। जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में एंटर करता है तो उसका प्रेशर भी लो होता है, टेम्परेचर भी लो होता है, ठीक है नहीं। एंड लीव द कंप्रेसर एज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर। तो जब आपका कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट लीव करेगा तब उसका प्रेशर भी हाई हो जाएगा, और जब प्रेशर हाई होगा कंप्रेस करने से तो उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो कंप्रेसर से पहले जब कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा तब उसका प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर भी लो होगा और वो वेपर फॉर्म में होगा। और जब वो कंप्रेसर को छोड़ेगा, जब आपका रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से बाहर आएगा तब उसका क्या होगा, तब उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन रहेगा वेपर फॉर्म में ही। अभी हमें लिक्विड फॉर्म में नहीं बदला, अभी हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे लिक्विड फॉर्म में और बदलना पड़ेगा। तो देखिए थर्ड नंबर आता है कंडेंसर का। कंडेंसर क्या करता है, देखिए कंडेंसर वो पार्ट है जो आपकी वेपर फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में चेंज करेगा। कंडेंसर क्या है, कंडेंसर क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ गया रेफ्रिजरेंट का, अब उस वेपर फॉर्म में से हमें हीट को रिजेक्ट करना है, ठीक है नहीं। तो कंडेंसर में क्या होगा, आपका रेफ्रिजरेंट हीट को रिजेक्ट करेगा, और जब वो अपनी लेटेंट हीट के इक्वल हीट को रिजेक्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो आपका वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंडेंसर का देखिए काम होता है। तो देखिए कंडेंसर क्या होगा, द कंडेंसर इज लोकेटेड एज जिगजैग ट्यूब बिहाइंड द रेफ्रिजरेटर। मैंने भी आपको दिखाया था कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो जिगजैग कलर की ट्यूब होती है, जिगजैग फॉर्म की जो ट्यूब होती है ब्लैक कलर की, वो होती है आपके कंडेंसर, ठीक है नहीं। तो इन द कंडेंसर द हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट एट ए हाइयर टेम्परेचर इज रिजेक्टेड इनटू द एटमॉस्फेरिक एयर।
कंडेंसर क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट की हीट होती है, जो हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट होता है, उसकी हीट को रिजेक्ट करता है और उसे एटमॉस्फेयर में भेज देता है, ठीक है नहीं, उसकी हीट को रिजेक्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज देता है। इसीलिए हमें जो क्या हो, हम फ्रिज के पीछे खड़े हो जाते हैं तो हमें थोड़ा सा गर्माहट महसूस होता है, गर्म हवा महसूस होती है। वो पोर्शन हमें गर्म इसलिए नजर आता है क्योंकि वहां से कंडेंसर क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेंट की हीट को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है नहीं। तो देखिए, द कंडेंसर रिमूव हीट फ्रॉम द हॉट रेफ्रिजरेंट वेपर until it condense into a saturated liquid state। आपका कंडेंसर उसकी हॉट रेफ्रिजरेंट जो वेपर है उसकी हीट को तब तक रिमूव करेगा जब तक कि वो अपनी स्टेट को चेंज ना कर ले, वो वेपर से लिक्विड स्टेट में ना आ जाए। यानी जब कंडेंसर के अंदर आपका रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा तब क्या होगा, तब जो उसकी जो फोम होगी आपकी रेफ्रिजरेंट की, वो वेपर फोम होगी, ठीक है नहीं। लेकिन जब रेफ्रिजरेंट के बाहर निकलेगा, जब एग्जिट करेगा रेफ्रिजरेंट से, तब उसकी चेंज फेज जो है वो लिक्विड में आ जाएगी, ठीक है नहीं। यानी कंडेंसर उसे वेपर से लिक्विड में चेंज कर रहा है। प्रेशर आपका एज इट इज रहेगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत टेम्परेचर आपका जरूर चेंज हो जाएगा। जो आपका कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर हाई वेपर निकली थी, अब वो कंडेंसर से जब बाहर निकलेंगी वो हो जाएगी हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर। क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो आफ्टर कंडेंसिंग द रेफ्रिजरेंट इज ए हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड। यानी जब आपका कंडेंसर के बाहर निकलेगा तो वो हाई प्रेशर, लो की जगह मैं उसे मीडियम कर लूंगा क्योंकि अभी इसका टेम्परेचर जो है आपका एक एक्सपेंशन डिवाइस जो रहेगी वो भी और लो करेगी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे मैं इसे मीडियम कह सकता हूँ और उसके बाद में उसे लो कह सकता हूँ एक्सपेंशन वाल्व के बाद, ठीक है नहीं। तो जब कंप्रेसर से निकली तब हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था, और जब कंडेंसर से बाहर निकली तब प्रेशर तो हाई रहा लेकिन टेम्परेचर उसका मीडियम हो गया, ठीक है नहीं। अब कंडेंसर के बाद देखिए बात आती है एक्सपेंशन वाल्व की। एक्सपेंशन वाल्व देखिए क्या करती है, अब आपका जो टेम्परेचर है और प्रेशर है, जब वो कंडेंसर से बाहर निकला आपका रेफ्रिजरेंट, उस स्थिति में आपका जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और आपका टेम्परेचर मीडियम है। अब आपको क्या करना है, आपको उसके टेम्परेचर को भी लो करना है और आपको उसको प्रेशर को भी लो करना है। जैसे ही उसका टेम्परेचर और प्रेशर लो हो जाएगा एक्सपेंशन डिवाइस के बाद, वो सीधा फिर फ्रीजर में चला जाएगा, ठीक है नहीं। फिर से वही साइकिल आपकी घूमती रहेगी। तो देखिए एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगी आपकी, एन एक्सपेंशन वाल्व इज यूज्ड टू रिड्यूस द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट। एक्सपेंशन वाल्व क्या करती है, एक्सपेंशन वाल्व रिड्यूस करती है टेम्परेचर को और प्रेशर को, किसके, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, जो कंडेंसर से लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट आया है हाई प्रेशर और मीडियम टेम्परेचर का, वो उसे किस में रिड्यूस करेगी, वो रहेगा तो लिक्विड, फॉर्म तो लिक्विड ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके टेम्परेचर को भी रिड्यूस कर देगा और उसके प्रेशर को भी रिड्यूस कर देगा बिफोर इट पास टू द इवेपरेटर। इवेपरेटर में जाने से पहले पहले वो उसके टेम्परेचर और प्रेशर को लो कर देगा, ठीक है नहीं। तो द एक्सपेंशन कैपिलरी इज लोकेटेड बिटवीन कंडेंसर एंड इवेपरेटर। आपकी जो एक्सपेंशन कैपिलरी ट्यूब है वो आपको कंडेंसर और इवेपरेटर के बीच में मिलेंगी, ठीक है ना। और द कैपिलरी ट्यूब इज ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब यूज्ड एज एन एक्सपेंशन डिवाइस, ठीक है नहीं। कैपिलरी ट्यूब जो होती है बहुत बारीक सा वायर होता है, आपका वायर का ट्यूब होगी जिसके अंदर से रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा और इस तरह से वो लिपटा हुआ होगा, ठीक है नहीं। आप देख सकते हैं फ्रिज के अंदर एक आपको बारीक सा कॉपर की ट्यूब इस तरह से लिपटी हुई नजर आएगी, जिसे हम कैपिलरी ट्यूब या एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को और टेम्परेचर को रिड्यूस करना, ठीक है। तो एक्सपेंशन वाल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट टू द इवेपरेटर अकॉर्डिंग टू द लोड। एक्सपेंशन वाल्व उसके टेम्परेचर और उसके प्रेशर को लो करने के साथ साथ ये भी कंट्रोल करेगी कि आपका लोड कितना है, यानी कितनी हीट को आपको एब्जॉर्ब करना है। क्योंकि आपका फ्रिज, जब आपने मान लिया फ्रिज चलाया, उसके अंदर फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल्स, पानी वगैरह रख दिया और अब आपने 4-5 घंटे तक ना उससे सामान निकाला ना ही सामान उसके अंदर रखा, तब क्या होगा, तब आप देखते हैं कि आपके जो सभी सामान है उससे सारी हीट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, वो ठंडा हो गया। अब उससे ज़्यादा ठंडा वो नहीं हो सकता, तो उस समय में लोड कम हो जाता है, ठीक है नहीं। क्योंकि आपका जो लोड है, लोड का मतलब होता है कि आपको कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी है। तो इस कुछ समय बाद आपका जो फ्रीज होता है वो क्या करता है, उसका एब्जॉर्बिंग रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है। उस कंडीशन में आपका जो एक्सपेंशन वाल्व है वो उसी हिसाब से
रेफ्रिजरेंट को क्या करती है, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को रिजेक्ट करती है या रेफ्रिजरेंट के फ्लो को इवेपोरेटर के अंदर भेजती है, जिस हिसाब से उसका लोड होता है, ठीक है नहीं। तो वही बात इसने देखी गई है कि एक्सपेंशन वाल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट टू द इवेपोरेटर अकॉर्डिंग टू द लोड, ठीक है नहीं। लोड के अकॉर्डिंग ही आपका रेफ्रिजरेंट का फ्लो होगा, किससे, एक्सपेंशन वाल्व से। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखिए आप, ये यहाँ पर सबसे नीचे बैक साइड में क्या हो गया, आपका कंप्रेसर हो गया। सबसे बैक साइड में क्या हो गया, कंप्रेसर हो गया। कंप्रेसर से आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो आपका निकल के कहाँ जाएगा, देखिए ये जा रहा है इस तरह से जिगजैग फॉर्म में, जो है ये कंडेंसर में जा रहा है जी कंडेंसर में। अब ये कंडेंसर में जाने के बाद किस में जा रहा है, ये जा रहा है, ये देखिए कैपिलरी ट्यूब में, जो एक्सपेंशन वाल्व है आपकी, ठीक है नहीं। और इस एक्सपेंशन वाल्व में जाने के बाद कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, ये देखो यहाँ पर इवेपोरेटर में। ये ऐसे इवेपोरेटर में ये ट्यूब इस तरह से देखिए लिपटी रहती हैं, जिसके आप बर्फ़ रखते हैं डब्बे में, वो डब्बा है ये। और इवेपोरेटर में जाने के बाद फिर ये दोबारा बाहर निकलता है और दोबारा किस में जाता है, फिर दोबारा जाता है, ये किस में जाता है, दोबारा यहाँ से कंप्रेसर में जाता है, ठीक है नहीं। और ये कंप्रेसर में फिर इधर से एंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये है देखिए आपका रेफ्रिजरेटर का स्ट्रक्चर, जो काम का स्ट्रक्चर है। और तो सब वो डब्बा है, बस मेन 4 पार्ट यही होते हैं जिसके थ्रू आपका फ्रीजर जो है आपका कैबिनेट ठंडा हो रहा है। अब देखिए ये थर्मोस्टेट और लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा थर्मोस्टेट। ये डिवाइस और होती है। थर्मोस्टेट किस लिए लगाया जाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 4 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, मेन 4 ही होते हैं, कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व, कंडेंसर और इवेपोरेटर। और तो ये है कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी हुई होती हैं, जैसे जैसे आपके फ्रिज जो है मॉडर्न होते जा रहे हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ बढ़ती चली जाती है। जैसे थर्मोस्टेट मैंने भी आपको बताया। तो देखिए थर्मोस्टेट का क्या काम होता है, पहले मैं थर्मोस्टेट के बारे में बता देता हूँ आपको, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो देखिए द थर्मोस्टेट कंट्रोल द कूलिंग प्रोसेस बाय मॉनिटरिंग द टेम्परेचर एंड देन स्विचिंग द कंप्रेसर ऑन एंड ऑफ। आपने देखा होगा कि आप जब आप फ्रीज ऑन करते हैं तब आपका कंप्रेसर तेज़ी से काम करता है, लेकिन जैसे जैसे फ्रीज को चलते हुए ज़्यादा टाइम हो जाता है तब कंप्रेसर बीच बीच में ऑफ भी हो जाता है, ठीक है नहीं। ऑफ कब होता है, जब उसे पता होता है कि भी अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो गया पूरे फ्रिज का, अब आपका जो वर्किंग लोड है वो कम हो गया। तो ये सब जानकारी थर्मोस्टेट देता है। ये सब जानकारी कौन देता है, थर्मोस्टेट देता है, ठीक है नहीं। तो व्हेन द सेंसर सेंस दैट इट इज कोल्ड एनफ इनसाइड रेफ्रिजरेटर इट टर्न ऑफ द कंप्रेसर। तो जब आपका सेंसर सेंस कर लेगा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो आपका टेम्परेचर है वो एनफ हो गया, जो आपको टेम्परेचर चाहिए था वो टेम्परेचर आपका सेट हो गया, फिक्स हो गया, उस केस में आपका जो थर्मोस्टेट है वो कंप्रेसर को ऑफ कर देगा, ठीक है नहीं। और इफ इट सेंस टू मच हीट इट स्विच द कंप्रेसर ऑन एंड बिगिंस द कूलिंग प्रोसेस अगेन। अब आपने क्या किया, मान लिया आपने फ्रिज से ठंडा पानी बर्फ तो बाहर निकाल लिया, और दूसरा पानी और बर्फ जमने के लिए और पानी उसमें अलग से रख दिया, ठीक है नहीं। अब आपने क्या किया, आपने ठंडी चीज़ें बाहर निकाल ली और गर्म चीज़ें अंदर रख दी, ठीक है नहीं। तो अब से फिर लोड बढ़ गया। अब थर्मोस्टेट क्या करेगा, सेंस करेगा कि फ्रिज के अंदर कुछ सामान और रखा गया जिसकी हीट को हमें एब्जॉर्ब करना है, वो फिर क्या करेगा, वो फिर से कंप्रेसर को ऑन कर देगा। तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, थर्मोस्टेट सेंस करेगा और सेंस करने के बाद कंप्रेसर को लोड के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से ऑन या ऑफ करेगा, ठीक है नहीं। तो ये है जी थर्मोस्टेट की वर्किंग। किसकी वर्किंग है, थर्मोस्टेट की। अब बात करते हैं देखिए वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। आपका रेफ्रिजरेटर वर्क कैसे करता है। वैसे तो मैंने देखिए 4 पार्ट के बारे में आपको बता दिया कि कंडेंसर क्या करता है, कंप्रेसर क्या करता है, इवेपोरेटर क्या करता है, एक्सपेंशन वाल्व क्या करती है, थर्मोस्टेट का क्या काम होता है, ठीक है नहीं। यही साइकिल है। साइकिल के बारे में मैंने पूरा समझा दिया। इन चारों की साइकिल से जो काम होता है वही रेफ्रिजरेटर की वर्किंग है। लेकिन फिर भी हम एक देखिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा कि वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे आपका पूरा काम होता है। तो देखिए सबसे पहले जो मेन चीज़ है हमारी, वो मेन चीज़ है रेफ्रिजरेटर, जिसे गैस कहते हैं कि भाई गैस ख़त्म हो गई फ्रिज की, या फ्रिज में गैस कम हो गई, ये जनरली हम टॉक करते हैं। वो गैस, उसको जो गैस है वही कहलाता है आपका रेफ्रिजरेंट। वही गैस क्या कहलाता है, आपका रेफ्रिजरेंट कहलाता है। वो जो रेफ्रिजरेंट अंदर ट्यूब के घूम रहा है वही मेन चीज़ है जो आपके फ्रिज को ठंडा कर रहा है, ठीक है नहीं। तो देखिए सबसे पहले वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए द रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन क्लोज साइकिल ऑपरेशन। मैंने बताया था अभी आपको कि जो रेफ्रिजरेटर है वो आपका क्लोज साइकिल पर वर्क करता है। किस पर काम करता है, क्लोज साइकिल पर वर्क करता है। एंड ट्रांसफर हीट थ्रू ए मीडियम कोल्ड रेफ्रिजरेंट विच इज यूजली
फ्रीऑन 12, ठीक है, और ट्रांसफर करता है किसे, हीट को ट्रांसफर करता है थ्रू ए मीडियम। हीट कैसे ट्रांसफर करेगा, एक मीडियम के थ्रू ट्रांसफर करेगा, जिस मीडियम को कहते हैं रेफ्रिजरेंट, ठीक है नहीं। रेफ्रिजरेंट ही आपका मीडियम है जो कैबिनेट के अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर रिजेक्ट करता है, विच इज यूजली फ्रीऑन 12। जिस जो हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट वो है फ्रीऑन 12, ठीक है, जिसे R12 भी शॉर्ट में कहते हैं, शॉर्ट में इसे R12 भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए द रेफ्रिजरेंट चेंज इट्स फेज व्हेन इट पास थ्रू कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। देखिए मैंने भी आपको बताया था कि जब आपका रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर के अंदर जाएगा तब वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा, और इवेपोरेटर से बाहर जब निकलेगा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद तब वो वेपर फॉर्म में निकलेगा, ठीक है नहीं। यानी इवेपोरेटर के अंदर आपका रेफ्रिजरेंट फेज को चेंज करेगा। उसके बाद जब वो कंडेंसर में एंटर करेगा तब वो वेपर फॉर्म में एंटर करेगा, लेकिन जब कंडेंसर के बाहर निकलेगा, कंडेंसर से जब बाहर आएगा एग्जिट करेगा तब वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आएगा। तो आपका रेफ्रिजरेंट पूरी साइकिल के दौरान 2 बार अपना फेज चेंज करता है, जब वो इवेपोरेटर से बाहर निकलेगा तब, और जब कंडेंसर से बाहर निकलेगा तब, ठीक है भाई। तो दोनों चीज़ों में जो आपका कंडेंसर और इवेपोरेटर है, इन दोनों में, दोनों पार्ट्स में आपका जो फेज होगा वो कंडेंसर का, उसका रेफ्रिजरेंट का, वो चेंज होगा, ठीक है नहीं। तो द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो है वो आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करता है, ठीक है। अब देखिए द इवेपोरेटर इज लोकेटेड इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। देखो जो रेफ्रिजरेटर है आपका, उस रेफ्रिजरेटर में जिस हिस्से में बर्फ जमाते हैं, जिसे फ्रीजर कहते हैं, उस कंपार्टमेंट में आपका इवेपोरेटर रहता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और द फ्रीजर इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द कैबिनेट विद ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट -15 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको जो फ्रीजर वाला पार्ट होता है वो सबसे ठंडा होता है। सबसे ठंडा वो इसलिए होता है क्योंकि जो इवेपोरेटर की ट्यूब है, जो रेफ्रिजरेंट की ट्यूब है, वो इवेपोरेटर के चारों ओर लिपटी रहती हैं। उस एरिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कम इसलिए रहता है, ठीक है नहीं। और लगभग जो उसके अंदर रेफ्रिजरेंट घूम रहा है, जो आपका रेफ्रिजरेंट है, वो उस एरिया के टेम्परेचर को लगभग -15 डिग्री सेंटीग्रेड रखता है, इसीलिए हम उस पोर्शन में बर्फ़ को जमा सकते हैं। तो देखिए आपको मैं डायग्राम के थ्रू पहले समझा देता हूँ। देखिए ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो डैश डैश आपकी जो लाइन है, इस तरह से कैबिनेट बना हुआ है, ये है आपका रेफ्रिजरेटर कैबिनेट। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म का है, ये आपका रेफ्रिजरेंट कैबिनेट है। और ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है, ये वाली, ये जो ट्यूब है ये है इवेपोरेटर की ट्यूब, ऊपर वाले पोर्शन में जो लगी रहती हैं। और इनके अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर है -25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है जी, -25 डिग्री सेंटीग्रेड का जो रेफ्रिजरेंट है वो इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जब वो इसके अंदर फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा इधर से, ठीक है। जब यहाँ से फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सपेंशन वाल्व लगी है, एक्सपेंशन वाल्व सिर्फ रेफ्रिजरेंट के अंदर आएगा, और जब उसका टेम्परेचर -25 डिग्री होगा। अब ये -25 डिग्री का रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, इस जो आपका कैबिनेट है इसके अंदर जो हीट होगी उसे एब्जॉर्ब करेगा, और जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इसका टेम्परेचर बढ़ के हो जाएगा जी -15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हो जाएगा -15 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो इसकी फेज होगी वो लिक्विड से हो जाएगी वेपर। यानी यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा इससे, तो यहाँ पर इसकी जो फेज हो जाएगी वो हो जाएगी वेपर फॉर्म, ठीक है। अब ये वेपर फॉर्म जो यहाँ पर होगी, वेपर फॉर्म हुई, देखिए। अब ये वेपर फॉर्म के बाद कहाँ जाएगा, ये वेपर फॉर्म के बाद जाएगा यहाँ कंप्रेसर में, इसकी ऐसी एरो ऐसी बनेगी, ठीक है नहीं। ये यहाँ कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर इसे कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद इसके टेम्परेचर को और प्रेशर को बढ़ा देगा, और बढ़ाने के बाद फिर वो इधर से जाएगा, देखिए यहाँ से जाएगा इस तरह से, और जाएगा कंडेंसर में। किस में जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, फ्रिज के पीछे का पार्ट है, देखिए ये फ्रिज में ऐसे पार्ट होता है, इस तरह सर्कुलेट करता हुआ जाएगा, ठीक है। यहाँ जब यहाँ वो जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर जाली जो लगी रहती है वो एटमॉस्फेरिक एयर के कॉन्टैक्ट में आती है। तो देखिए जब इसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर लगभग रहता है जी आपका 55 उसको रहता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। 55 डिग्री भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, ठीक है नहीं। तो जब वो इसके अंदर फ्लो करता है, जो बाहर की जो एयर है, उस एयर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 35 डिग्री रहता है। वही रूम की जो एयर है वो 35-30 डिग्री रहती है।
तो देखिए यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है और एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर कम है। तो एटमॉस्फेरिक एयर क्या करेगी, एटमॉस्फेरिक एयर इस रेफ्रिजरेंट से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है नहीं। रेफ्रिजरेंट से जब हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो यहाँ पर जो आपका रेफ्रिजरेंट था जो वेपर फॉर्म में अंदर गया था, वो यहाँ से जब निकलेगा, यहाँ से रेफ्रिजरेंट से इधर से जब एग्जिट करेगा, तब उसका प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर तो हाई रहेगा और टेम्परेचर आपका मीडियम हो जाएगा, क्योंकि कुछ हीट आपकी रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में एयर के थ्रू, ठीक है नहीं। तो टेम्परेचर आपका मीडियम हो जाएगा और लेकिन फेज चेंज हो जाएगी। फेज आपकी किसकी हो जाएगी, फेज हो जाएगी आपकी लिक्विड, वेपर से लिक्विड में आ जाएगी, ठीक है नहीं। अब जो आपको यहाँ पर इस जगह पर जो आपको हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट मिला है, वो अब यहाँ से जाएगा इधर, किसमें, कैपिलरी ट्यूब में। और ये कैपिलरी ट्यूब यहाँ से जब यहाँ होगा आपका, तो इस जगह तो आपका हाई प्रेशर और भाई मीडियम टेम्परेचर रहेगा। लेकिन जब वो एग्जिट करेगा कहाँ से, जब वो एग्जिट करेगा कैपिलरी ट्यूब से, तो यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर होगा वो लो होगा, लगभग होगा वो -25 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग, और आपका प्रेशर भी लो हो जाएगा और वो फिर से इवेपोरेटर के अंदर, फ्रीजर के अंदर इस तरह से चला जाएगा। यही साइकिल बार बार चलती रहेगी और इसी साइकिल से आपका जो है वो फ्रीजर का अंदर का पोर्शन ठंडा होता रहेगा, ठीक है। जो ये कंप्रेसर आपको नज़र आ रहा है नीचे ब्लैक कलर का जो मैंने आपको दिखाया था, ये कंप्रेसर इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से चलता है और उसी की हेल्प से आपके अंदर के जो रेफ्रिजरेंट होता है उसे कंप्रेस करता है, उसके टेम्परेचर को, प्रेशर को इंक्रीज करता है। अब देखिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे कहानी क्या है, देखिए रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, तो देखिए तो द रेफ्रिजरेंट फ्लो इनसाइड द इवेपोरेटर ट्यूब एट -25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने भी आपको समझाया कि जो रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेटर के अंदर -25 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए द रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम कैबिनेट एंड इवेपोरेट इनसाइड द ट्यूब। आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या कर रहा है, वो कैबिनेट के अंदर की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट का मतलब वो लिक्विड से वेपर में इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। और इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर ही, ठीक है, ट्यूब से बाहर नहीं निकलेगा। आपका रेफ्रिजरेंट देखा होगा आपने एक बार फ्रिज खरीद लिया, फिर आपको उसके अंदर रेफ्रिजरेंट डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत समय तक, लंबे समय तक, 10-12 सालों तक वही रेफ्रिजरेंट आपका काम करता रहता है। अब देखिए जस्ट बिलो द फ्रीजर, अभी देखिए इतना काम हो गया, अब यहाँ कितना वर्क हुआ कि -25 डिग्री सेंटीग्रेड का रेफ्रिजरेंट आया, हीट एब्जॉर्ब की उसने और वेपोराइज फॉर्म में वो बाहर निकल गया, इतना काम हो गया। अब थोड़ा सा फ्रिज के अंदर की बात करते हैं। देखिए जस्ट बिलो द फ्रीजर दियर इज ए चिलर ट्रे। आपने फ्रीजर के नीचे देखो एक चिलर ट्रे रखी, चिलर ट्रे रहती है। उस चिलर ट्रे में हम उस आइटम को रखते हैं जिसे हमें जमाना तो नहीं है, लेकिन उसके टेम्परेचर को 0 डिग्री के लगभग रखना है। जैसे उसके अंदर दूध की थैली रख देते हैं, या और कोई आइटम ऐसा होता है जिसे हमें टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना और ज़्यादा हमें मतलब यह है कि ज़्यादा मीडियम भी नहीं करना, उसका टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तब हम चिलर ट्रे में डाल देते हैं। चिलर ट्रे में आपका जो इवेपोरेटर जो फ्रीजर होता है उससे कम टेम्परेचर रहता है, लेकिन नीचे वाले कैबिनेट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चिलर ट्रे का ही रहता है, ठीक है। तो इसे चिलर ट्रे कहते हैं। फर्दर बिलो आर कंपार्टमेंट विद प्रोग्रेसिवली हाइयर टेम्परेचर, द बॉटम मोस्ट कंपार्टमेंट विच इज यूज फॉर वेजिटेबल इज द लीस्ट कोल्ड वन। जैसे जैसे आप फ्रिज में नीचे के कैबिनेट की ओर बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे उसका टेम्परेचर नीचे की ओर जाते हुए क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर जो अंदर फ्रीजर है, फ्रीजर का टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर चिलर ट्रे का 0 डिग्री। जैसे जैसे आप नीचे चलेंगे, जो अच्छा आपने देखा होगा नीचे एक बॉक्स रहता है जिसमें हम सब्जियां रखते हैं, उसका टेम्परेचर लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो फ्रीजर में अगर नीचे की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और ऊपर की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर आपका घटेगा, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, फ्रीजर के अंदर नीचे 60 डिग्री कैसे हो रहा है, ऊपर आपका जो है -15 डिग्री कैसे हो रहा है, इसके बारे में देखिए थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए द कोल्ड एयर डेंस, कोल्ड एयर का मतलब आपकी जो फ्रीज के अंदर की जो एयर है, वो एयर जब ऊपर इवेपोरेटर के टच में आएगी तो क्या होगा, जब वो एयर इवेपोरेटर के टच में आएगी, ठंडी हो जाएगी, तो ठंडी होने के बाद आपकी हवा की डेंसिटी बढ़ जाती है और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे की ओर फ्लो करती है, न कि ऊपर की ओर, ठीक है। तो जैसे ही उस कोल्ड आपकी एयर ठंडी होगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो नीचे की ओर फ्लो करने लगेगी। तो वही से कहा है, देखिए द कोल्ड एयर डेंस एंड फ्लो डाउन फ्रॉम द फ्रीजर टू बॉटम ऑफ द रेफ्रिजरेटर।
जैसे ही आपकी एयर ठंडी होगी उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, तो वो फ्रीजर से नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है नहीं। और जब वो एयर आपके नीचे की ओर मूव करेगी, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा है और एयर का टेम्परेचर ठंडा कम है, तो वो क्या करेगी, वो नीचे वाले जो पोर्शन में आपका सामान रखा है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो देखिए, द कोल्ड एयर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द कैबिनेट मटेरियल एंड वार्म एयर बीइंग लाइटर राइज फ्रॉम द वेजिटेबल कंपार्टमेंट टू फ्रीजर, ठीक है नहीं। क्या करेगी, कोल्ड एयर एब्जॉर्ब करेगी हीट को, किसके, कैबिनेट मटेरियल को, एंड वार्म एयर, अब कोल्ड एयर ने जब हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, अब कोल्ड एयर नहीं रही, अब वो वार्म एयर हो गई, क्योंकि इसने टेम्परेचर को, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद देखिए, वार्म एयर बीइंग लाइटर राइज द वेजिटेबल कंपार्टमेंट टू फ्रीजर, अब जैसे ही आपकी जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो कोल्ड से वार्म होगी, ऐसे ही उसकी डेंसिटी भी घटेगी। अब जब उसकी डेंसिटी घटेगी तो कम डेंसिटी की जो एयर होती है, कम डेंसिटी का जो मटेरियल होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। अब वो एयर मूव करने लगेगी ऊपर की ओर मतलब जो आपका फ्रीजर है उसकी ओर। अब वो फिर फ्रीजर में जाएगी, फिर वो ठंडी होगी, फिर डेंसिटी बढ़ेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर उसकी डेंसिटी कम होगी, फिर ऊपर आएगी। यही प्रोसीजर फ्रीज के अंदर नेचुरल कन्वेक्शन का चलता रहेगा, और वो एयर नेचुरली डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ऊपर नीचे मूव करती रहेगी, ठीक है नहीं, जिस वजह से आपका इवेपोरेटर तो ऊपर लगा रहता है लेकिन नीचे तक आपके फ्रिज में ठंडक रहती है, ये कारण होता है, ठीक है नहीं। तो वही इसने कहा है, देखिए, द कोल्ड एयर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द कैबिनेट मटेरियल एंड वार्म एयर बीइंग लाइटर राइज फ्रॉम द वेजिटेबल कंपार्टमेंट टू फ्रीजर गेट्स कूल्ड एंड फ्लो डाउन अगेन, वो फिर दोबारा से ठंडी होगी और फिर दोबारा से यही एयर की साइकिल चलती रहेगी। तो ये था, देखिए, एयर के पोर्शन का, अंदर की जो बात कर रहे थे हम। तो देखिए, बाय नेचुरल कन्वेक्शन, इसे नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं, जिसमें डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से आपका जो प्रोसेस है वो बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के काम करता रहता है, ठीक है नहीं। तो द बाय नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द रेफ्रिजरेटर, आपके टॉप और बॉटम के बीच में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा नेचुरल कन्वेक्शन। तो देखिए, द टेम्परेचर मेंटेन इन द फ्रीजर इज अबाउट -15 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर एज द मीन इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द कैबिनेट इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको जो फ्रीजर का टेम्परेचर होगा वो लगभग -15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और जब आप नीचे की तरफ चलेंगे कैबिनेट में तो वहाँ पर आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। अगर आपको पानी की बोतल जल्दी ठंडी करनी है तो आप उसे नीचे न रखें, ध्यान रखें। अगर आप फ्रीजर में नीचे की ओर बोतल रखेंगे तो वो देर से ठंडी होगी। आप बोतल को या तो ऊपर रखें, ऊपर वाले कैबिनेट में, इवेपोरेटर के नीचे जो चिलर ट्रे के नीचे जो कैबिनेट होता है, जो ट्रे होती है, या फिर आप थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दें, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो देखिए, द रेफ्रिजरेंट वेपर, अब बात करते हैं। अब देखिए, वहाँ आ गए, ये तो थी अंदर की बात। अब मैं वहाँ आ गया कि जहाँ पर आपका रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेटर से लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज हो गया था। अब वो चेंज होने के बाद कहाँ जाता है उसकी बात करते हैं। देखिए, द रेफ्रिजरेंट वेपर एट लो प्रेशर एंड टेम्परेचर फ्रॉम द इवेपोरेटर इज पंप बाई कंप्रेसर, यानी जो आपका रेफ्रिजरेंट वेपर है जब इवेपोरेटर से निकल रही है तब उसका प्रेशर भी लो होता है और टेम्परेचर भी लो रहता है, ठीक है नहीं। तो फ्रॉम द इवेपोरेटर इज पंप बाई कंप्रेसर, उसे कंप्रेसर क्या कर लेता है, पंप कर लेता है, अपने अंदर उसे पंप कर लेगा, सक कर लेगा, ठीक है नहीं। तो द कंप्रेसर राइज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। अब कंप्रेसर जब उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा तो सिलेंडर पिस्टन के थ्रू, तो क्या होगा, तो आपका रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कंप्रेसर एंड इलेक्ट्रिक मोटर आर ए सिंगल यूनिट इनक्लोज इन ए कंटेनर, कंप्रेसर इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर। आपका जो कंप्रेसर है उसी के अंदर जो ब्लैक कलर का कैबिनेट होता है उसी के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी रहती है, दोनों एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। और आपको जो कंप्रेसर है, जो सिंगल आपका जो पिस्टन सिलेंडर उसके अंदर मूव कर रहा है, उसे कौन मूव करता है, उसे मूव करता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, आपका जो है रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद उसने बाहर निकाल दिया कंप्रेसर में। अब जब बाहर निकलेगा तब देखिए क्या होता है, द वेपर रेफ्रिजरेंट एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कमिंग फ्रॉम कंप्रेसर इज पुश्ड इनटू द कंडेंसर। अब कंप्रेसर के बाहर जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का जो हमें क्या मिला, रेफ्रिजरेंट मिला, अब उसे कंप्रेसर ने कहाँ पुश कर दिया, उसे पुश कर दिया कंडेंसर कॉइल में, ठीक है नहीं, विच आर लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर, जो आपका जिगजैग फॉर्म में कहाँ रहता है, रेफ्रिजरेटर के पीछे लगा रहता है।
मैंने आपको दिखाई भी थी उसकी इमेज। द हॉट रेफ्रिजरेंट वेपर पास थ्रू दिस कोयल मीट द कूलर एयर ऑफ द एटमोसफियर एंड बिकम ए लिक्विड। ये जो आपका रेफ्रिजरेंट है जो ट्यूब के अंदर बह रहा है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है कंप्रेस होने की वजह से, ये जब एटमोसफियर की कूलर एयर के संपर्क में आता है तो ये अपनी हीट किसे दे देता है, ये अपनी हीट एटमोसफियर की एयर को दे देता है और खुद क्या हो जाता है, खुद ठंडा हो जाता है थोड़ा सा, और उसकी जो फॉर्म है वो वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, देखिए देयर इज नो फैन। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में फैन नहीं होता। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में एटमॉस्फेरिक एयर से ही आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो द स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर ड्यूरिंग कंडेंसेशन इज 55 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपका कंडेंसेशन में जो आपको टेम्परेचर होगा रेफ्रिजरेंट वेपर का वो लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड होगा जो कंप्रेसर से बाहर निकलेगा। यानी जब कंप्रेसर के बाहर आपका जो है, कंप्रेसर के बाहर जो आपका रेफ्रिजरेंट निकलेगा जो कंडेंसर में एंटर कर रहा है, उस समय उसका टेम्परेचर 55 डिग्री होगा। और जब वो कंडेंसर से बाहर निकलेगा, जब कंडेंसर से भी एग्जिट करेगा, तब उसका टेम्परेचर 55 डिग्री से भी कम हो जाएगा। ठीक है नहीं, क्योंकि वो कुछ हीट अपनी किसे दे देगा, एटमॉस्फेरिक एयर को दे देगा। देखिए इन दिस प्रोसेस देयर आर नो चेंज इन द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट बट टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट डिक्रीज। इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में आपको जो रेफ्रिजरेंट है वो अपनी हीट एटमॉस्फेयर की एयर को दे रहा है, इस प्रोसेस के दौरान आपका रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर उसका कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए आगे इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जब आपका रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से बाहर निकल गया तब क्या होगा। नाउ हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इन द लिक्विड स्टेट एंटर इन द कैपिलरी ट्यूब, जिसे एक्सपेंशन डिवाइस कहते हैं। अब आपका मीडियम टेम्परेचर और हाई प्रेशर को जो रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ एंटर करेगा, वो एंटर करेगा आपका लिक्विड स्टेट में, क्योंकि लिक्विड स्टेट में तो मिल ही गया वो। अब वो कैपिलरी ट्यूब में एंटर करेगा, और कैपिलरी ट्यूब मैंने बताया था, कैपिलरी ट्यूब क्या करेगी, उसके टेम्परेचर को भी रिड्यूस करेगी, मीडियम से लो करेगी, और उसके हाई प्रेशर को भी लो करेगी। ठीक है नहीं, तो द कैपिलरी ट्यूब इज ए सिंपल कॉपर ट्यूब ऑफ लो डायमीटर एंड लॉन्ग लेंथ। जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा लो होता है और लेंथ बहुत लंबी रहती है। ठीक है नहीं, दिस इंक्रीज फ्रिक्शन एंड दैट कोज प्रेशर ड्रॉप लीडिंग टू कन्वर्जन ऑफ हाई प्रेशर लिक्विड टू इनटू लो प्रेशर लिक्विड। लंबी लेंथ रहती है और उसे हम इस तरह से घुमा घुमा के आपका रेफ्रिजरेंट जाता है, उससे फ्लो करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ता है, और इस फ्रिक्शन के बढ़ने की वजह से उसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, और आपका हाई प्रेशर लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज और रेफ्रिजरेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपका प्रेशर डिक्रीज होने के साथ साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड दैट लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट देन रेफ्रिजरेंट एंटर टू द इवेपोरेटर एंड साइकिल रिपीट अगेन एंड अगेन। अब यहाँ से जब हमें एक एक्सपेंशन वाल्व से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर को जो रेफ्रिजरेंट मिलता है वो आपका कहाँ एंटर करता है, वो एंटर करता है इवेपोरेटर में। फिर से इवेपोरेटर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ चली जाएगी, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो दोबारा से लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज होकर कंप्रेसर में चली जाएगी। यही साइकिल आपकी बार बार चलती रहेगी और आपका फ्रिज ठंडा होता चला जाएगा। अब देखिए ये तो प्रोसेस पूरा हो गया आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का। थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में। द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आर अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ साइज एंड डिजाइन। जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है आपका वो वाइड रेंज में अवेलेबल होता है। आप जब फ्रिज लेने जाते हैं तो आपको साइज के अकॉर्डिंग या डिजाइन के अकॉर्डिंग या आपकी जो है फीचर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्रिज आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है नहीं, एंड आर स्पेसिफाइड बाय कूलिंग कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन टन। और कूलिंग की कैपेसिटी उसके अलग अलग रहती है। आपको फ्रिज 0.1 टन का भी मिल जाएगा, 0.2 टन का भी मिल जाएगा, 0.5 टन का भी मिल जाएगा। ठीक है नहीं, जितना बड़ा आप फ्रिज ले जाना चाहते हैं, जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहते हैं, उसी के हिसाब से आपका फ्रिज महंगा होता चला जाएगा और आपको उसके अंदर अलग अलग वैरायटी मिलती चली जाएगी। जैसे कूलिंग इन लीटर, 180 लीटर का फ्रिज भी आता है, 200 लीटर का भी आता है, 250 का भी आता है, 400 का भी आता है, सभी तरह के आते हैं। ठीक है नहीं, ओवरऑल डायमेंशन, हाइट, विड्थ एंड डेप्थ, उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई के हिसाब से भी फ्रिज आपके जो है आपके फ्रिज के जो है जितने भी रेंज होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है नहीं, रेफ्रिजरेंट यूज, उसके अंदर हम कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, उसकी वोल्टेज रेंज कितनी है, वो कितनी से कितनी वोल्टेज के बीच में चल सकता है, पावर सोर्स क्या है, एसी है, डीसी है,
या आपका सोलर है, ठीक है नहीं। तो अलग अलग तरीके से आपके फ्रिज की रेंज बढ़ती चली जाती है। और द रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन 12 जिसे R12 कहते हैं इज नाउ बीइंग रिप्लेस बाई HFC 134A विच डज नॉट डिप्लेट द ओजोन लेयर। हम जो रेफ्रिजरेंट के अंदर फ्रीऑन 2R12 यूज करते थे, अब हमने उसे रिप्लेस कर दिया HFC 134A में, विच डज नॉट डिप्लीट द ओजोन लेयर। आपका जो R12 था वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा था, ठीक है नहीं। तो हमने उसकी जगह HFC 134A जो आपका रेफ्रिजरेंट है उसे यूज कर लिया, जो रेफ्रिजरेंट हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करता, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये था आपका देखिए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। अच्छी तरह से मैंने आपको बताया है कौन कौन सा पार्ट है, किस पार्ट का क्या काम है और किसकी क्या वर्किंग है, ठीक है नहीं। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, वो आपका किस बेस पर काम करता है, वो आपका करता है जी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर। किस पर करता है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर। अब जो है मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल होती क्या है, उसके बारे में देखिए थोड़ा सा। वैसे तो वर्किंग यही है उसकी भी जो मैंने बताई है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी अगर पूछ ले तो आपको कैसे लिखना है। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है, देखिए मैं पढ़ा देता हूँ आपको उसके बारे में भी। देखिए द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इन्वॉल्व 4 कंपोनेंट। इसके अंदर भी 4 ही कंपोनेंट होंगे जो हमने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज किए, क्योंकि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इसी पे बेस है, तो सेम साइकिल चलेगी इसमें भी। तो 4 पार्ट वही होंगे, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व जिसे थ्रोटल वाल्व भी कह देते हैं, एंड इवेपोरेटर। देखिए एक्सपेंशन वाल्व, थ्रोटल वाल्व, कैपिलरी ट्यूब सब एक ही चीज़ है, ठीक है नहीं। नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है, ठीक है। तो देखिए द कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग लिक्विड रेफ्रिजरेंट थ्रू 4 स्टेज ऑफ ए क्लोज सिस्टम। आपका जो क्लोज सिस्टम है, आपकी जो क्लोज साइकिल है जिसमें आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, तो आपका क्या होगा, आपका यही कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेंट है आपका वो फ्लो करेगा 4 स्टेज में। आपके जो 4 स्टेज है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, इन चारों में आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो करता रहेगा, और वही आपका जो है अपनी फेज चेंज करता रहेगा, टेम्परेचर चेंज करता रहेगा, प्रेशर चेंज करता रहेगा, और कूलिंग प्रोसेस आपको देता रहेगा, ठीक है नहीं। ए मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेप इज एक्सप्लेन। मोर डिटेल देखिए जो हमने आप डिटेल में आपको बताई है वही डिटेल इसमें भी होगी। देखिए ये आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल का एक डायग्राम है, ये आपका कंप्रेसर रखा है, ठीक है नहीं, ये आपका यहाँ पर इवेपोरेटर हो गया, ये एक्सपेंशन वाल्व, ये हो गया जी कंडेंसर। देखिए ये क्या कर रहा है, ये आपका इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर से शुरुआत करते हैं। इवेपोरेटर में क्या हो रहा है, इवेपोरेटर के अंदर यहाँ से जो लिक्विड एंटर कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइकिल को। यहाँ से जब लिक्विड आपका जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर कर रहा है, तब वो यहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब करता है। देखिए लिखा हुआ है हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम कंडीशनड स्पेस। यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो यहाँ लिक्विड स्टेट में था और यहाँ वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है नहीं। इधर वो आ जाएगा, यहाँ से लिक्विड में था, यहाँ हीट एब्जॉर्ब करने के बाद लिक्विड से वेपर में आ जाएगा, ठीक है नहीं। वेपर के आने के बाद यहाँ पर कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर में कंप्रेस होगा, बाहर से हमें वर्क इनपुट देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू, और वो कंप्रेस करने के बाद यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर होगा उसका प्रेशर भी लो होगा और उसका टेम्परेचर भी लो होगा, ठीक है नहीं। अब जब कंप्रेसर से कंप्रेस करेगा तो यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर हो जाएगा और हाई टेम्परेचर हो जाएगा, लेकिन स्टेट वही रहेगी वेपर ही। यहाँ भी वेपर थी कंप्रेसर में एंट्री से पहले, और कंप्रेसर के बाद भी वेपर ही रहेगी। अब यहाँ से फिर वो जाएगा जी कंडेंसर में। कंडेंसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट जाएगा उसका टेम्परेचर लगभग, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की अगर बात करूँ तो लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है नहीं। अब जो बाहर की जो एयर होगी उसका टेम्परेचर होगा 35 डिग्री। तो आपकी जो हीट है वो आपकी रेफ्रिजरेंट के अंदर से ट्यूब के मेटल के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगी। देखिए ये आपकी जो है हीट रिजेक्ट हो जाएगी। जब यहाँ से हीट रिजेक्ट होगी तो यहाँ पर जो आपको रेफ्रिजरेंट मिलेगा उसका प्रेशर तो हाई होगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो मीडियम हो जाएगा, मीडियम टेम्परेचर, क्योंकि उसका कुछ हीट उसकी एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो गई, ठीक है नहीं। और यहाँ तो वेपर कंडीशन थी, यहाँ पर जब आपका बाहर निकलेगा यहाँ से तो वो लिक्विड स्टेट में बाहर निकलेगा। किस में बाहर निकलेगा? लिक्विड स्टेट में, लेकिन प्रेशर भी हाई है और आपका टेम्परेचर मीडियम है। इन दोनों कंडीशन को, अब लिक्विड में तो चेंज कर लिया जो मुझे करना था, लेकिन मुझे टेम्परेचर भी लो चाहिए, प्रेशर भी लो चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक्सपेंशन डिवाइस लगाई। एक्सपेंशन डिवाइस से जब वो होकर जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और
लिक्विड स्टेट मिलेगी, ठीक है नहीं। और वो फिर से कहाँ चला जाएगा, इस कंडीशन के साथ इवेपोरेटर में चला जाएगा। और यही प्रोसेस आपका बार बार वेपर कंप्रेशन साइकिल के थ्रू होता रहेगा। तो पहला प्रोसेस देखिए आता है कंप्रेशन। पहला प्रोसेस क्या आता है, कंप्रेशन आता है, जब वो जो रेफ्रिजरेटर जो है आपका फ्रिज के अंदर से जो वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेटर निकल रहा है उसे कंप्रेस करता है। यहाँ से हमारा कंप्रेसर जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है वो स्टार्ट होती है। तो देखिए, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल रेफ्रिजरेंट एंटर ए कंप्रेसर एज ए लोअर प्रेशर वेपर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसर के अंदर आपका रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर पर एंटर करता है, ठीक है, टेम्परेचर भी लो होता है। कंप्रेसर कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट टू ए हाई प्रेशर वेपर कोजिंग इट टू बिकम सुपरहीटेड। कंप्रेस उसे क्या करता है, हाई प्रेशर पर क्या करता है, कंप्रेस करता है। और हाई प्रेशर पर कंप्रेस कर जब उसे करेगा, जब उसे कंप्रेस करता ही रहेगा तो उसका प्रेशर भी हाई होगा और प्रेशर हाई के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो वंस द रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस एंड हीटेड इट लीव्स द कंप्रेसर एंड एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द साइकिल। जब आपका रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेस हो जाएगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो कंप्रेसर को तो लीव कर देगा और अगली साइकिल में पहुंच जाएगा। अगली साइकिल क्या है, कंडेंसर, वो आपको पता है। कंडेंसर यानी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में देखिए क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस में आफ्टर लीविंग द कंप्रेसर द हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द साइकिल विच इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये आपको सब मैंने पढ़ा दिया वैसे, ठीक है नहीं, लेकिन बार बार आप समझेंगे तो आपके अच्छे समझ में आ जाएगा कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क कैसे कर रहा है। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल का ये दूसरा प्रोसेस है, जब आपका जो वेपर है वो वेपर आपकी कंप्रेसर को छोड़ के कंडेंसर के अंदर आ गए, ठीक है नहीं। तो ड्यूरिंग द कंडेंसेशन स्टेज द रेफ्रिजरेंट एंटर ए कंडेंसर एंड फ्लो थ्रू ए सीरीज ऑफ एस शेप्ड ट्यूब। एस शेप्ड ट्यूब मैंने इसे लिखा था क्योंकि वो इस तरह से लगी रहती है ट्यूब, ऐसी तो लगी रहती है ट्यूब, तो उसे एस शेप ट्यूब कहते हैं, जिगजैग फॉर्म भी कह सकते हैं। एज द हॉट वेपर फ्लो थ्रू द कंडेंसर कूल एयर इज ब्लो अक्रॉस द ट्यूब बाई ए फैन और विदाउट फैन। आपका जो एस शेप की ट्यूब है उसके अंदर क्या है, हॉट रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है और उस कंडेंसर के बाहर जो एटमोस्फेयर की एयर है वो उन ट्यूब को टच कर रही है, ऐसे ही तो होता है, ठीक है नहीं। तो बिकॉज द एयर बीइंग ब्लो अक्रॉस द ट्यूब इज कूलर देन द रेफ्रिजरेंट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द ट्यूबिंग ऑफ द कूलर एयर। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो आपका रेफ्रिजरेंट होगा वो क्या करेगा, वो रेफ्रिजरेंट अपनी हीट को ट्रांसफर कर देगा किसमें, जो आपके एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा देखिए कंडेंसेशन में, उसके बाद ड्यू टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम वेपर रेफ्रिजरेंट चेंजिंग इट्स स्टेट टू ए हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड। अपनी हीट को ट्रांसफर करने से कंडेंसेशन में उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो हाई से तो मीडियम हो जाएगा और प्रेशर आपका एज इट इज बना रहेगा, ठीक है। तो देखिए वंस द रेफ्रिजरेंट इट इज इन हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट इट इज रेडी टू लीव द कंडेंसर एंड मूव ऑन द थ्रोटलिंग एंड एक्सपेंशन स्टेज ऑफ द साइकिल। अब जब आपका कंडेंसेशन प्रोसेस में आपका लिक्विड का प्रेशर हाई रहा, टेम्परेचर मीडियम हो गया और टेम्परेचर मीडियम होने के साथ साथ उसका जो स्टेट थी वो वेपर से लिक्विड हो गई, तब वो कंडेंसेशन प्रोसेस को छोड़ देगा और अगला जो प्रोसेस है एक्सपेंशन जो प्रोसेस है उसमें एंटर कर देगा। तो देखिए थर्ड प्रोसेस आता है आपका थ्रोटलिंग एंड एक्सपेंशन। थर्ड प्रोसेस क्या आता है, थ्रोटलिंग एंड एक्सपेंशन। तो देखिए द थर्ड स्टेज ऑफ हाउ कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट सिस्टम वर्क consist of the high pressure liquid refrigerant entering a throttling device और expansion valve। आपकी जो थर्ड स्टेज होगी इसमें आपका जो कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट सिस्टम होगा उसमें हाई प्रेशर लिक्विड और मीडियम टेम्परेचर का जो आपका रेफ्रिजरेंट होगा वो एंटर करेगा, ठीक है नहीं। और द थ्रोटलिंग डिवाइस वर्क टू डिक्रीज द हाई प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट लिक्विड। और जो आपकी थ्रोटलिंग डिवाइस है, जो एक्सपेंशन वाल्व है या कैपिलरी ट्यूब है, वो क्या करेगी, वो हाई प्रेशर को डिक्रीज करेगी, लो प्रेशर में कन्वर्ट करेगी, ठीक है नहीं। तो देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज ऑल्सो रिड्यूस। इसमें आपका एक्सपेंशन डिवाइस में प्रेशर तो लो होगा ही होगा, प्रेशर के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी लो होगा, ठीक है। लास्ट इसके अंदर जो स्टेज आती है वो होती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वही प्रोसेस है रेफ्रिजरेटर के अंदर का जिसमें आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड स्टेट में जाएगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वेपर स्टेट में बाहर चला जाएगा कंप्रेसर में, यही तो होता है।
तो वही प्रोसेस इन्हें बताया। देखिए, इन ए कूल लो वेपर लिक्विड स्टेट द रेफ्रिजरेंट इज नाउ रेडी टू एंटर द इवेपोरेशन स्टेज। अब जब उसका प्रेशर लो हो गया, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी लो हो गया, तो अब वो रेडी है किसमें, रेफ्रिजरेंट में जाने के लिए। भाई इवेपोरेटर में जाने के लिए, इवेपोरेटर में जाने के लिए रेफ्रिजरेंट की 3 चीज़ें जरूरी हैं। टेम्परेचर लो होना चाहिए, टेम्परेचर के साथ साथ आपका जो प्रेशर है वो लो होना चाहिए, और प्रेशर लो होने के साथ साथ आपकी जो स्टेट है वो लिक्विड होनी चाहिए। और यही तीनों स्टेट आपको मिल रही हैं, लिक्विड स्टेट मिल रही है आपको, लो प्रेशर मिल रहा है, लो टेम्परेचर मिल रहा है। तो अब वो रेडी है इवेपोरेशन स्टेज में जाने के लिए, ठीक है। तो विच इज वेयर द हीट इज फाइनली रिमूव फ्रॉम द स्पेस, जिसमें से वो फाइनली हीट को रिमूव करेगा। क्योंकि मेरा जो आउटपुट है, आउटपुट यही है कि वो कितनी हीट को उस कैबिनेट से रिमूव कर पा रहा है, ठीक है नहीं। तो इन द इवेपोरेशन स्टेज द कूल लिक्विड रेफ्रिजरेंट लीव्स द थ्रोटलिंग डिवाइस एंड एंटर कोइल ट्यूब इन एन इवेपोरेटर, ठीक है। तो इवेपोरेशन स्टेज में आपका जो कूल लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो क्या करेगा, वो लीव द थ्रोटलिंग डिवाइस, एक्सपेंशन वाल्व को छोड़ देगा और एंटर करेगा कोल्ड, जो आपकी कोइल होगी किसकी, इवेपोरेटर की, जो इवेपोरेटर के चारों ओर जो कोइल लगी हुई है कॉपर की, उसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। द कूलर रेफ्रिजरेंट इन द इवेपोरेटर कोइल्स begins absorbing the heat out from the space and reducing the temperature of the space। वो क्या करेगा, जो इवेपोरेटर कोइल है जिसके अंदर आपका लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट घूम रहा है, वो कैबिनेट के अंदर की हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद अंदर के टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखिए, एज द रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्पेस इट बिगिन्स टू बॉइल एंड चेंज टू ए लो प्रेशर वेपर। जब आपका जो प्रेशर है, जो आपका रेफ्रिजरेंट है, उस रेफ्रिजरेंट की जो हीट है वो रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, स्पेस की जो हीट होगी उसे एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब करने के बाद आपका रेफ्रिजरेंट ट्यूब के अंदर ही बॉईल होने लगेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉईल होगा, तो उसका प्रेशर कम होगा और उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है नहीं। तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं। और जो टेम्परेचर आपका -25 डिग्री सेंटीग्रेड था वो -15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है नहीं। रहेगा तो कम ही, लेकिन उस थोड़ा सा चेंज होने की वजह से उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। एंड लो प्रेशर वेपर इज देन पुल्ड बैक इनटू द कंप्रेसर एंड द साइकिल स्टार्ट ओवर। और आपका जो लो प्रेशर लिक्विड आपका निकला है किससे, इवेपोरेटर से, वेपर की फॉर्म में, वो दोबारा से फिर कंप्रेसर में चला जाएगा, और उसके बाद फिर से कंप्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और यही साइकिल चलती रहेगी, पहले कंप्रेशन प्रोसेस, फिर कंडेंसेशन प्रोसेस, फिर एक्सपेंशन प्रोसेस, और फिर कंडेंसेशन, फिर आपका इवेपोरेशन प्रोसेस। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। और आपको जो रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेटर के अंदर से, जो रेफ्रिजरेटर का जो केबिन है उसके अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो ये थी जी आपकी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो आज के लेक्चर में मुझे यही पढ़ाना था कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, कौन कौन से कंपोनेंट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर लगे होते हैं, उनका क्या क्या वर्क है, और वो किस साइकिल पर काम करता है, और जिस साइकिल पर वो काम कर रहा है वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, वो साइकिल कैसे काम करती है। पूरा का पूरा मैंने इस लेक्चर में आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्लियर कर दिया है। आपको तब भी कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर बताएं, और डाउट नहीं है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है नहीं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी स्टूडेंट्स आपके जानने वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उन्हें इस वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।